So the broader question, the broader academic question is the Muslim in India deprived or is the Muslim in India discriminated against? ये दो मुख्तलिफ सवाल. That is why it's important for us to now look at socio-religious categories. Otherwise हमको जरूरत ही नहीं थी. Otherwise we would have just looked at income categories. When somebody is now entering that labor market, what is the reality? पिछले 100 साल की डिबेट में वो हुआ यूं कि जो डेवलपमेंट का नजरिया था वो नजरअंदाज हो गया. वो बहुत बाद में अमर्त्य सेन महबूबुल हक ने उसको वापस लाया. तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज की मॉडल है, मार्केट है, उसमें आप किस तरह से एक जो गरीब तबका है वो कैसे और क्राइसिस में बढ़ता चला जाता है? आधी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको मॉडर्न हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है. आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो ऐसा पानी पीती है कि जिसकी वजह से बीमारी आना लाजमी है. कॉन्ट्रडिक्शन एक तरीके का अपैरेंट इमर्ज होता है कि आप एजुकेटेड होते हैं, अर्बनाइज होते हैं और उतना ही ज़्यादा सोशल डिवाइड और ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो जाता है. We can see छोटी-छोटी problems, but the basic problem is that the state has abdicated its responsibility on health. That is the core issue. तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं कि एज अ स्ट्रक्चर, एज अ इशू वेयर द बेसिक्स हैज टू बी डेवलप्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ बिकॉज इट्स अ वेलफेयर स्टेट. गरीब तो हर जगह है, लेकिन आप अमेरिका, इंग्लैंड में, इटली, स्पेन में गरीब हो तो आपका बच्चा तो अच्छे स्कूल जाता है, आपकी लड़की को तो अच्छा हॉस्पिटल मिलता है. एक तो कम्युनिटीज अपने आप को किस तरह सोच सकती हैं, दूसरा स्टेट पॉलिसी के लेवल पे. ब्रीफली स्पीकिंग, आपको क्या लगता है कि कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है? अगर हम वाकई पहुंचना चाह रहे हैं डेवलप्ड कंट्री स्टेटस में, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है अगर 15, 20, 26, 30% आबादी पीछे की तरफ जा रही है. डॉक्टर अमीरुल्लाह खान एक जाने माने डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर हैं जो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इनइक्वालिटी से जुड़े हुए मसाइल पर किए गए अपने काम की वजह से मशहूर हैं. वो CDPP के रिसर्च डायरेक्टर हैं और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ भी काम कर चुके हैं. वो UNDP के साथ भी जुड़े रहे हैं और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में डेप्यूटी डायरेक्टर एंड पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं. इस एपिसोड में हम GDP और पॉवर्टी लाइंस जैसे ट्रेडिशनल पैमानों से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में इनइक्वालिटी असल मानों में कैसे काम करती है. इसके साथ हम ये भी एग्जामिन करेंगे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और रोजगार तक पहुंच और इसमें होने वाले डिस्क्रिमिनेशन का रोल, खासकर मुसलमानों के खिलाफ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, कैसे ये तय करता है कि भारत के डेवलपमेंट की जर्नी में कौन सिक्योर है और कौन स्ट्रक्चरली वल्नरेबल बना हुआ है. डॉक्टर साहब, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, किसी भी फील्ड में पैराडाइम्स डोमिनेट करते हैं, वर्ल्ड व्यूज डोमिनेट करते हैं और लोगों को लगता है कि वर्ल्ड व्यूज भी वैल्यू न्यूट्रल होते हैं. वो जैसे कोई साइंटिफिक प्रोग्रेस है, उस पर्सपेक्टिव से और साइंटिज्म को इस तरह से सामने रखा जाता है कि जो भी एकेडेमिया में हो रहा है और एकेडेमिया से फिर इन्फॉर्म्ड होके जो पॉलिसीज बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कोई पावर स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड नहीं है. और इसी के पर्सपेक्टिव से जब हम 50, 60, 70s का दौर देखते हैं ग्लोबल एकेडेमिया में, तो ग्रोथ एक पूरी कंट्री की स्पेस, नेशन एज अ स्पेस विच इज यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस, उसकी ओवरऑल ग्रोथ को ऐसे अज्यूम किया गया कि वो ट्रिकल डाउन करेगा. अगर द नेशन ग्रोज, तो ऑटोमेटिकली ऑल पीपल हु आर पार्ट ऑफ द नेशन, हो सकता है कि में कुछ लोग ग्रो करें लेकिन वो फिर एम्प्लॉय करेंगे लोगों को, फिर लोगों को जॉब्स मिलेंगी और अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम this growth will go and dissolve and embed itself into the entire society. इस डिबेट को चैलेंज भी किया गया और इस डिबेट इस आइडिया पे बहुत क्वेश्चंस हुए. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि ये जो जीबी, पहले तो आप खुद इस डिबेट को कैसे देखते हैं कि जीडीपी अपने आप में लिमिटेशंस क्या हैं और इंडिया में ये जो डिबेट है वो किस तरह रूट लेती है और इंडिया के फर्स्ट फ्यू डेकेड्स को कैसे शेप करती है? थैंक्स अली. ये बड़ा अहम
और बड़ा बड़ा गहरा सवाल, और इस पे क्लैरिफिकेशन जो है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो एजम्पशन था और ये जो एक यकीन था कि अगर खुशहाली होगी तो सबकी खुशहाली होगी, ये 150-200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त ये बड़ा ही मायने रखता था, क्योंकि छोटी छोटी कम्युनिटीज में, छोटे छोटे नेबरहुड्स में ऐसे देखा गया है। गांव में अगर खुशहाली आती तो ये ऐन मुमकिन है कि सबकी खुशहाली हो। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े हमको पता चला कि ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें तफरका करना बहुत जरूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ तो अक्सर ऑटोमेटिकली हो जाती है। ग्रोथ के लिए कुछ चीजें हमवार होनी चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं उनको। थोड़ा सा कैपिटल हो, थोड़े से पैसे हो, थोड़ा सा लेबर हो, थोड़ी सी जमीन हो, तो ग्रोथ तो होगी। लेकिन डेवलपमेंट को बाकायदा करना पड़ता है। डेवलपमेंट रिक्वायर्स वेरी प्रिसाइज इंटरवेंशन, और डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि सरकार, स्टेट ये तस्लीम करे कि कुछ जिम्मेदारियां उसकी होती हैं। तो ग्रोथ की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि ग्रोथ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो गई है और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इनफरादी तौर पे हो गई है या इंस्टीट्यूशंस की हो गई है। एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। और चूंकि हमने उसको नज़रअंदाज किया, हमने ये कोशिश की कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती रहे, जो कि बढ़ी और आजकल भी बहुत बढ़ी हुई है। शायद हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन आप देखिए कि डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे रह गए। हमारे पास आधी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको मॉडर्न हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो ऐसा पानी पीती है कि जिसकी वजह से बीमारी आना लाजमी है। 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो स्कूल तो जाती है लेकिन वहां ना टीचर होता है ना पढ़ाई होती है। तो ये तय करना कि हमारी इनकम बढ़े और एवरेज इनकम बढ़े, या ये कि हमारी सेहत बेहतर हो और पढ़ाई अच्छी हो, ये बहुत जरूरी होता है। और ये जो पिछले 100 साल की डिबेट में वो हुआ यूं कि जो डेवलपमेंट का नजरिया था वो नजरअंदाज हो गया। वो बहुत बाद में अमर्त्य सेन, महबूबुल हक ने उसको वापस लाया और कहा कि देखो भाई, इनकम तो है अच्छी चीज, लेकिन उसके मुकाबले और उसके बिल्कुल उसी लेवल पे आपको अच्छी सेहत और अच्छी पढ़ाई मुहैया करना बहुत जरूरी है, और ये स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि जब हमने ग्रोथ अनलीश की और ग्रोथ जब होने लगी हर जगह, तो हमने देखा कि ग्रोथ की एक बड़ी अजीब नौयत होती है कि ग्रोथ कुछ जगह पे होती है और कुछ जगह पे नहीं होती। एक स्टेट होता है महाराष्ट्र, वहां पे ग्रोथ अच्छी खासी होती है। उससे लगा हुआ स्टेट होता है मध्य प्रदेश, जहां पे ग्रोथ होती नहीं। एक जिला होता है जिसमें ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, हैदराबाद। उसके साथ जो जिला होता है विकाराबाद, वहां पे ग्रोथ होती नहीं। तो इसीलिए फिर ये जरूरी ये हो गया कि ग्रोथ बड़ी नॉन यूनिफॉर्म होने लगी, रीजनल भी और सेक्टेरियन भी। तो अब ये जो नई बात आई पिछले कुछ सालों में, पिछली सेंचुरी में, वो ये कि एक ही नेबरहुड में रहते हुए, एक ही इलाके में रहते हुए, एक ही पॉलिसी फ्रेमवर्क में रहते हुए कुछ लोग तो आगे बढ़ गए और कुछ लोग नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे क्यों होता है? अगर आपके पास एक खेत हो जिसमें आपने 4 फसलें डाली हो और वही जमीन है, वही पानी, वही आबो हवा, तो हर फसल जो आप डालें उसको अच्छी फसल होना चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। तो ये जो नई तहकीक हुई इकोनॉमिक्स में कि व्हाई इज इट दैट रीजनली
development is skewed towards one region or the other. Within regions क्यों ऐसे होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं बढ़ पाते? इसमें गलती किसकी है? इसमें क्या कंडीशंस होने चाहिए? और जब ये देखा गया और पिछले 100 साल का डेटा देखा गया तो ये पता चला कि हमारे जो सोशियो रिलीजियस कैटेगरीज हैं उसमें ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सबसे पिछड़े हुए थे हर मामले में, इनकम में, हेल्थ एक्सेस में, एजुकेशन में। लेकिन जो ताज्जुब की बात नजर आई वो ये कि इस सदी में मुसलमानों की जो हालत थी तीनों पहलुओं पे, पर कैपिटा इनकम, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, सब में पीछे हट गए। और वो लगातार होता रहा। पिछले 50-60 साल से वो जो स्लिपरी स्लोप पे डिक्लाइन है वो कंटिन्यूअस रहा। तब फिर ये सवाल उठा हम जैसे लोगों को, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि अलग अलग ग्रुप्स की ट्रेजेक्ट्री अलग अलग होगी। हम तो उस इकोनॉमिक थॉट के हैं कि हाँ भाई, अगर एक इलाका है जहाँ पे कंडीशंस आर गुड देन दोज कंडीशंस विल हेल्प एवरीबॉडी, और कंडीशंस खराब हो तो सब की हालत खराब होगी। जब ये डेटा सामने आया तो तब ये तशवीश हुई कि आखिर ये होता क्यों है। और इसमें फिर जो 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 सवाल उठे वो ये कि अगर गवर्नेंस सेक्युलर है, अगर गवर्नेंस सेक्युलर इस तौर पे है कि कोई मजहब के बिना पे कोई पॉलिसी फर्क नहीं करती, तो फिर ये क्यों होता है कि कुछ कम्युनिटीज आगे बढ़ जाती हैं, कुछ पीछे रह जाती हैं? इकोनॉमिक्स के लिए ये बड़ा बड़ी अजीब बात है कि अगर ऑल कंडीशंस आर द सेम तो फिर ये फर्क कैसे आता है? तो फिर हमको देखना पड़ा कि सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या है। सोशियोलॉजिस्ट से मदद लेनी पड़ी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, हिस्ट्री से, और फिर एक डीप डाइव कि आखिर हमारी जो पॉलिसी थी क्या वो भी जिम्मेदार थी इस टूथपेस्ट ग्रोथ के लिए। उसमें फिर जो डेटा सामने आया वो उसने ये बताया कि मुसलमान ऐसा ग्रुप है जिनको पिछले 100-150 साल से, इवन बिफोर इंडिया वाज फॉर्म्ड, द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग। और हिस्टोरिकली कई वजूहात, वो ब्रिटिश के साथ एक एंटागोनिज्म वो था, चेंज ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दैट, देन लार्ज स्केल माइग्रेशंस। 1947 में एक तबका जो एलीट तबका था वो माइग्रेट कर गया, फिर 1970 में दूसरा तबका माइग्रेट कर गया, 1990 में तीसरा तबका, तो बचे वो लोग जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड और एंड लीडरलेस रहे। तो ये सब डेटा देख के अब समझ में आता है कि हाँ, देयर इज अ सर्टेन path that the Muslim community is taking, which is taking it downwards. जो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी होती है वो होनी चाहिए तो पॉजिटिव, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है बनिस्बत बाकी सब कौमों की। बाकी हर कौम इंडिया में इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी इज पॉजिटिव, यानी ये जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर। मुसलमान कौम ऐसी है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन इज वर्स ऑफ देन द प्रीवियस जनरेशन। तो ये क्यों होता है? ये और इसकी फिर बड़ी सारी मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि हर सेक्शन ऐसा है जहाँ पे हायर एजुकेशन में ज्यादा तादाद में लोग जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ गई, पैसे हो गए लोगों के पास, शऊर बढ़ गया। लेकिन फिर ये क्यों होता है कि सारी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन में बढ़ रहा है, वो जो एक कम्युनिटी है जिसका हायर एजुकेशन में कम हो रहा है वो मुसलमान। और ये क्यों होता है कि वो सारा की सारी कमी जो दिखाई देती है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। और चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और जहाँ पे 40 मिलियन मुसलमान है, वहां अगर कम होता है तो एवरेज भी कम हो जाता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट इमर्ज। और ये फिर क्योंकि अहम सवाल है, और हमारे लिए क्यों अहम सवाल है, हम इकोनॉमिस्ट के लिए क्यों अहम सवाल है, क्योंकि जब ये बात बिल्कुल मैथमेटिकली साबित है कि अगर एक बड़े से ग्रुप में कुछ सब ग्रुप्स हों जो पीछे रह जाए, कुछ सब ग्रुप्स हों जो नेगेटिव जाते रहे, तो ये मुमकिन ही नहीं है
कि सारा ग्रुप आगे बढ़े। ग्रोथ हैज टू बी इंक्लूसिव। अगर वो ग्रोथ किसी को एक्सक्लूड करती है तो वो कम्युनिटी, वो नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस। सो इवन इफ वन वर टू लुक एट दिस एज ए सेक्युलर इशू and not a communal issue, it is a serious question for the trajectory of India's growth. हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं 2047 में? अगर हम वाकई पहुंचना चाह रहे हैं डेवलप्ड कंट्री स्टेटस में, विकसित जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है अगर 15, 20, 26, 30% आबादी पीछे की तरफ जा रही है। So that is why this is a serious issue. That is why this is a serious academic issue, and that is exactly why it is a very important policy issue. कि हम ये तय करें कि हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या ऐसे लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं और उनकी हम मदद नहीं कर पा रहे। तो इंडियन एक्सपेरिमेंट रहा है अपने आप में। मेरी ये समझ है एज अ स्टूडेंट कि जब मैं पढ़ रहा था इवन इकोनॉमिक हिस्ट्री या पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था वेस्ट के बनिस्बत कि वहाँ पे सोशलिज्म, वहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी, वहाँ पे ये आइडिया कि हर जो कम्युनिटी है वो सिमिलर नहीं है उसके सोशल कैपिटल में। अम्बेडकराइट जो मूवमेंट रहा, सोशलिस्ट मूवमेंट रहा, कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा, मुसलमानों ने बताया कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, हमें सर्टेन काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो पॉलिसी बन रही है वो वैक्यूम में बन रही है। एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल विजडम है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि इनइक्वालिटीज स्ट्रक्चरल होती हैं। वो आपकी इवन क्योंकि इंडिया में कास्ट स्ट्रक्चर्स बहुत डोमिनेंट हैं और उसमें आपके इनइक्वालिटीज और डिफरेंसेस रेइफाइड हैं, तो वो पूरा डिबेट एक अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ है। और जब उस पर्सपेक्टिव से हम देखें कि हिंदुस्तान में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी जो नौयत है, उसकी जो फ्रेमवर्क है, वो इमीडिएटली ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे या तो डोमिनेट हो रहा है न्यूलिबरल फ्रेमवर्क से, या जब प्लान्ड इकोनॉमी भी है तो सर्टेन कम्युनिटीज स्पेशली मुस्लिम्स इन इंडिया उससे स्ट्रक्चरली बाहर हैं। तो वो आपको क्यों लगता है कि वो इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं वजूद में आई? आपने हायर एजुकेशन की बात करी, हमारी एक रिपोर्ट थी हायर एजुकेशन पे, उसमें हम लोगों ने देखा कि 2006 में मुसलमान 5.5% था हायर एजुकेशन में और अब 4.5% से भी कम है। और उसी दौरान दलित 2.2% के करीब था और वो 16% के करीब आ गया है। तो किस तरह से जो आपकी सोसाइटी या सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें किस तरह से पॉलिसी बनती है, मतलब मैं थोड़ा-सा आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि पॉलिसीज़ वजूद में कैसे आती हैं, डिबेट्स किस तरह से कॉन्क्रीट या रेफाई होती हैं पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस में और अल्टीमेटली सरकारों से वो किस तरह से नेगोशिएट होता है? और कहाँ आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स एज़ अ कम्युनिटी वो नेगोशिएशन में नेशन बिल्डिंग के पार्टिसिपेट नहीं कर पाई? बहुत अच्छा सवाल और वेरी, इसको हमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सादगी से समझना चाहिए। हिंदुस्तान का फ्रेमवर्क 1947 में was a clear, complete secular framework. There was no question कि मजहब पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना हुआ। सारी पॉलिसी बनी एज सेक्युलर पॉलिसी। and I am talking about how policies are framed. तो policy framework अगर आप देखें तो that is a purely secular framework. The only policy that stood apart was the reservation policy. और reservation policy में ये बिल्कुल साफ और बिल्कुल नया था कि ये पॉलिसी होगी उन लोगों के लिए जो हजारों साल से डिस्क्रिमिनेटेड है, नॉट वो जो गरीब है। कभी रिजर्वेशन गरीबों के लिए नहीं था, कभी रिजर्वेशन ऐसे नहीं था कि जो आर मार्जिनलाइज्ड, बट इट वाज ओनली फॉर दोज हु वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, एंड दोज वर टू कैटेगरीज, द कास्ट, बॉटम कास्ट एंड द ट्राइब। और उसमें दोनों में मुसलमान डिड नॉट फाइंड देयर स्पेस, एंड दैट इज व्हाई द रिजर्वेशन पॉलिसी रिलेटिवली उसने बेनिफिट किया SC ST को,
and the Muslim proportions fell. One, because the Muslim elite were no longer there. जो 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 हायर एजुकेशन का फायदा उठा सकते, क्योंकि एलिट तो माइग्रेट कर गए, और जहां नहीं किया, केरला, तमिलनाडु, वहां पे वो फर्क ज्यादा नहीं है बिटवीन द मुस्लिम एंड द नॉन मुस्लिम. द सेकेंड इशू इज द मोर सीरियस इशू, और ये दैट एलिफेंट इन द रूम हैज टू बी नेम्ड, दैट बाकायदगी से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, दैट इज 11 years old. जहां पे स्टेटेड और इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन रहा है, वो 11 साल पुराना है. और दैट इज वेयर द पॉलिसी बिकम्स वेरी शार्प. दैट इज वेयर आप ये सब देखने लगते हैं कि सारी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है, कॉलेजेस पे पाबंदी हो जाती है, बट लड़के जो सेक्युलर कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अगर वो मुसलमान हो या कश्मीरी हो, तो उनकी मार पिटाई होती है. तो एज अ रिजल्ट द नंबर स्टार्ट फॉलिंग. सो वन शुड लुक एट इट इन टू डिफरेंट वेज. तीन पहलू है. पहला पहलू है माइग्रेशन का, कि जो पढ़ा लिखा एलिट है वो 1947 में चला जाता है, 1970 में माइग्रेशन वेस्ट एशिया को होता है, 1990 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अमेरिका और सॉफ्टवेयर में जाने लगता है. तो द लीडरशिप अमंग द मुस्लिम, द एलिट लीडरशिप जस्ट abandons the Muslim and goes away. That the Stephen Durkheim का argument की it is when the elite do not gamble on development that the community or the nation fails. That is what is happening in India also. India का भी elite आप देखिए 10-12 साल से वो चला जा रहा है इंडिया छोड़. This doesn't happen. नॉर्वे का, जापान का, चाइना का elite छोड़ के नहीं जाता. हमारा elite चला जाता है, सेक्युलर, मुसलमान गैर मुसलमान. और ये बड़ी 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 सीरियस बात है. तो पिछले 11-12 साल से जहां पे स्टेट पॉलिसी हैज बीन कि हम नहीं, वी विल नॉट हैव रिजर्वेशन, वी विल नॉट हैव स्कॉलरशिप्स, पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप्स, और एंड वी विल हैव laws that clearly discriminate on religion, laws like love jihad, right? Those kind of laws वो फिर एक कम्युनिटी को पीछे कर देते हैं, और वो हम देख रहे हैं कि बाय एवरी क्वार्टर दैट इज व्हाट वी आर सीइंग नाउ. मुसलमान अगर वो सेक्युलर फ्रेमवर्क रहा पॉलिसी का फ्रॉम 1947 टू 1999, तब मुसलमान क्यों पीछे हुए? देयर द आंसर्स आर very many, and they are not just related to governance or economics. They are related to history, language, culture, the inability to shift to an English structure, the very बहुत गहराई से और बहुत संजीदगी से उर्दू को डिसमिस करना. जब किसी की जबान खत्म हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है नई जबान में पढ़ना. तो वो कई वजूहात हैं जो उन दिनों हुई, लेकिन वजह हरगिज ये नहीं थी कि द पॉलिसी वाज कम्युनल. द पॉलिसी वाज, एंड यू कैन सी एनी पॉलिसी बट फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसी, you can see that these are policies that are secular policies. And that is why अगर आप देखें, the data will tell you कि फर्टिलिटी रेट देखिए, किसकी फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है. इट इज अ सेक्युलर इशू, इट इज नॉट अ मुस्लिम इशू. ऑल द पुअर इन इंडिया हैव हाई फर्टिलिटी रेट्स. द रिच मुस्लिम इन केरला हैज द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट. द मुस्लिम इन कश्मीर हैज वेरी लो फर्टिलिटी रेट्स. सो फर्टिलिटी इज ए सेक्युलर इशू. हेल्थ, क्रॉनिक डिजीजेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सेक्युलर इशू है. ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की. ऑल ऑफ एमपी हैज अ वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान. एजुकेशन स्टैंडर्ड. सो इफ यू सी, इट इज बीन अ सेक्युलर प्रॉब्लम, एंड इट्स ओनली इन द लास्ट फ्यू इयर्स दैट इट हैज बीन स्पेसिफिकली एज पॉलिसी. पहले अगर कर भी लेता कोई डिस्क्रिमिनेट तो बड़ी शर्मिंदगी से या बड़ी खामोशी से. अब एलानिया करते, अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होता है. अब ये होता है कि मुसलमान अगर जमीन खरीदे अहमदाबाद में तो उसको
स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती। मुसलमान अगर गैर मुस्लिम से शादी करे तो पहले जेल जाए। तो यू नो दैट काइंड ऑफ पॉलिसी वाज नेवर देयर। सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नाउ लुक एट सोशियो रिलीजियस कैटेगरीज। अदरवाइज हमको जरूरत ही नहीं थी। अदरवाइज हमको वी वुड हैव जस्ट लुक्ड एट इनकम कैटेगरीज, और उन सब इनकम कैटेगरीज में हर कैटेगरी में हर तरह का आदमी होता। लेकिन over the last few years, the sliding down of the Muslim in the Indian economy has resulted in a special category and made us, forced us to study Muslims as a separate socio-religious category, जिसकी पहले जरूरत थी नहीं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान आज़ादी के वक्त अंडर थियराइज था? कि कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंडेक्सेस बनते हैं या कोई भी इस तरह के फ्रेमवर्क्स डेवलप होते हैं जो डेवलपमेंट को टारगेट करें, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि वजूद को या शनाख्त को या उस सोसाइटी, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप को इतना थियराइज कर पाना कि उसको रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी क्यों मिली दलित को या फिर ट्राइबल्स को। ऐसा नहीं है कि कास्ट की डिबेट या फिर क्लास की डिबेट अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन मुस्लिम्स में नहीं थी, बट प्रीडोमिनेट डिबेट कर रही थी हिंदू मुस्लिम। फॉर एग्जांपल, क्योंकि वजूहत ये थी कि लोग अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो 11 ईयर से पॉलिसी है वही टाइप के स्ट्रक्चर्स, लिंचिंग्स, आपकी कम्युनल रायट्स, ये विदाउट द स्टेट पावर, क्योंकि अभी आप अगेंस्ट दी ब्रिटिश हैं सब लोग, तो क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में लोकेटेड है सॉवरेंटी, तो ये सारे एक्शंस को एज ए इंडिविजुअल सोशल कैरेक्टरिस्टिक लिया गया एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हिंदू राइट। बट उसको इवन सेक्युलर फ्रेमवर्क में फ्रॉम अ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पर्सपेक्टिव क्या अंडर टेराइज किया गया कि पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। और ये डिबेट्स हो रही थी कि भाई इंडिया, इवन मौलाना आजाद who is seen as one of the most secular Muslims from the traditional side to have been the architect और द पार्टिसिपेंट इन आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो क्या वो अंडर थियराइजेशन, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी जब ये बोला जा रहा है कि आपकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि आपके यहाँ इलाकों में स्कूल नहीं है, तो ये तो बहुत पहले हो रहा है। तो इवन दो वो पॉलिसी स्ट्रक्चर में ना हो, क्या वो एग्जीक्यूशन के स्ट्रक्चर में और उसको एग्जीक्यूट कर पाना क्या रिजल्ट है कि इंडिया में जो स्ट्रक्चर्स बन सकते थे, जो आइडियोलॉजीज डेवलप हो सकती थी, उसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स अलाइक वो पॉलिसी को बहुत शार्पली नहीं देख रहे थे। आज हाइंडसाइट में हम देखें अगर। सही, बिल्कुल सही कहा। ये सब हम हाइंडसाइट में देख रहे हैं। हमने कभी मेजर नहीं किया इन बातों को। हमारा गवर्नेंस जो है वो, हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी स्ट्रक्चर was more oriented towards outlays, कि कितने पैसे खर्च किए, कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितने कुएं खोदे। हमने कभी ये नहीं देखा कि कितने लोगों की पढ़ाई हुई। हमने ये देखा कि कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो सीख क्या रहे हैं। हमने ये देखा कि कितने हॉस्पिटल बन गए। हमने ये नहीं देखा कि उसमें पेशेंट कितने आ रहे हैं, उसमें डॉक्टर कितने, उसमें दवा है। सो गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगेन एट अ सेक्युलर लेवल did not address the issue of policy evaluation, और therefore जो खामियां थी पॉलिसी की वो चलती रही और it became कहा just जा worse सकता है and कि worse. एक्सक्लूजन बाय इग्नोरेंस, मतलब एक होता है कि भाई एक्सक्लूजन बाय वेरी आपकी पॉलिसी है, जैसा आपने बोला बहुत डिसाइड करा, लव जिहाद है, लेकिन एक एक्सक्लूजन ऐसा भी होता है जिसमें आप विलफुली इग्नोरेंट होते हैं। तो ये जो एक्सक्लूजन रहा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है इसको जी जी एड्रेस जी करना। जी। द क्वेश्चन इज कि so the broader academic question is कि is the Muslim in India deprived और is the Muslim in India discriminated against? ये दो मुख्तलिफ सवाल जी कि डेप्रीवेशन के शिकार हैं या डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं। डेप्रीवेशन को मेजर करना आसान है, और अगर आप डेप्रीवेशन मेजर करें तो आप देखेंगे कि मुस्लिम SC ST कम ऑन द सेम कैटेगरी, राइट। और वो बड़ी
वो बड़ी बुरी बात है किसी के साथ भी to have people deprived. That is non-inclusive and that is a serious issue, but you see that is a secular issue. But discrimination, active state discrimination, ये नई पॉलिसी बन के आती है. हाँ, there is some discrimination that we see in post 1947 and that is really linguistic discrimination. उसमें कुछ some people suffered, the Hindi the Urdu people suffered, हिंदी वाले ने भी सफर किया क्योंकि वो हिंदी became a lodestone around their necks and they could not compete against the English education that South India took. उसकी वजह से पीछे रह गए लोग. लेकिन एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेशन को मेजर करना मुश्किल है. कि एक स्टडी में हमने किया था और उससे एक जो हाइपोथेसिस निकल के आती है वो ये कि अगर आप देखें तो मुसलमान देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन रूरल इंडिया में कम नजर आता है या बल्कि नजर ही नहीं आता. अर्बन इंडिया में बहुत आता है. तो ये समझना बहुत जरूरी है और इसकी तहकीक बहुत जरूरी है. और ये सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन सब लोगों की जिम्मेदारी है जो चाहते हैं कि इंडिया 20 साल में डेवलप्ड कंट्री हो जाए. तो हम क्या मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? हम क्या एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? और जो सबसे बड़ा मसला इंडिया का है, मैं ये बार बार कहता रहता हूँ कि जो सबसे बड़ी इंडिया की माइनॉरिटी है जिसके खिलाफ हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मुसलमानों से भी ज्यादा, और वो है हमारी औरतें. अगर आप देखें 49% औरतें हैं इंडिया में, उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एक अलग ही लेवल का है. और जब तक आधी जनता, आधी आबादी डिस्क्रिमिनेटेड हो, कहाँ पहुंच पाएंगे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन. आपने बहुत इम्पोर्टेंट ये बात कही, जो ये आपने डिस्टिंक्शन किया कि एक डिस्क्रिमिनेशन होता है जो एम्बेडेड है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में. एक डिस्क्रिमिनेशन था जो इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म्ड बाय डिफरेंट आइडियोलॉजीज वर पार्ट ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर, तो जिसकी वजह से वो अपनी लिमिटेड अथॉरिटी में कुछ डिस्क्रिमिनेशंस एग्जीक्यूशन के लेवल पे ला पा रहे थे, बट वो उनकी हाथ में नहीं था कि पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसे ऑपरेट करेगा. और वो एवरेज आउट हो जाता है. और एवरेज आउट है. अगर आप एक तरफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ, तो वो एवरेज आउट हो जाता है इन इम्प्लीमेंटेशन. पॉलिसी जब डिस्क्रिमिनेट करे तब एवरेज आउट नहीं होता, तब फिर एक तबका पीछे रह जाता है. दैट इज व्हाट हैपेंड टू अवर जेंडर पॉलिसी. As policy itself we kept women out, and therefore women are behind. Now you see, the reason I bring this question is कि जैसे हम मुसलमानों की बात करते हैं ना, तो इज द इंडियन मुस्लिम वन एंटिटी? व्हाट इज कॉमन टू इंडियन मुस्लिम्स? जबान कॉमन है, आधे मुसलमानों को उर्दू नहीं आती, राइट? इकोनॉमिक स्टेटस कॉमन है. थोड़े से हैं जिनके पास पैसे हैं, थोड़े से हैं जो very few are in the middle class. Do they all engage in the same occupation? No, they don't. So the difference between Muslims in Tamil Nadu versus the Muslims in Punjab is far starker than any difference. Similar is the situation with women. So what is the identity that one looks at? ये जो identity वाला सवाल है, ये कब होने लगा कि मुसलमानों को मुस्लिम आइडेंटिटी became the most important issue. In an economic framework, why would a religious identity become important? Why is the Hindu today saying, that I am Hindu, I am Sanatani, I am whatever terms that are being used? Why has this insecurity come into India in the recent past? Why are we going back? Why are we abandoning our professional identity? दुनिया भर में लोगों की जब आप पूछते हैं आप कौन हो, तो जवाब क्या होता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं किसान. ये थोड़ी होता है कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं. ये कहां से आ गया? एंड दैट हैज बीन द बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस होल हिंदुत्व मूवमेंट over the last 30-40 years.
that we are all speaking in terms of identities that are very personal identities. Those personal identities have become our professional calling cards. The Prime Minister of India says that I am a proud Hindu. Never would you have heard a Prime Minister or a head of state say that in a secular country. You can expect that in a Islamic country like Pakistan. तो ये जो आइडेंटिटी का चक्कर है दैट हैज मेड द सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट एंड देयरफॉर इट हैज टेकन इट अवे फ्रॉम द डोमेन ऑफ द इकोनॉमिस्ट बिकॉज वो इकोनॉमिस्ट को आइडेंटिटी का सवाल कहाँ समझ ही में नहीं आता and that has become the biggest vulnerability and that has become the biggest source of friction in the country. आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला, इकोनॉमिक्स डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, Personal identities. पर्सनल Professional आइडेंटिटी। identities it does, but personal identities it does not. अगर उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं बैचलर्स फिर मास्टर्स फिर एमफिल, मेरा डोमेन ही इकोनॉमिक्स, और शुरू में मैं फिलोसफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ा बैचलर्स में, फिर एमए में, फिर एमफिल में। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग फिलोसफी और पॉलिटिक्स में भी है बैचलर्स में अर्ली ऑन, तो थोड़ा एक्सपोजर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन और फिलोसफी में आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, आइडियाज हैं, उससे तो Yes. इकोनॉमिक्स हमेशा से डिप्राइव्ड लगी सोसाइटी को मॉडल करने में प्रॉपर्ली। Yeah. जिसे कहते हैं कि डोमेन्स जब तक मेट्रिक्स आपके, जब तक आपके इंडिकेटर्स मॉडल नहीं कर सकते सोसाइटी के बिहेवियर को, तो जो एक्सपेक्टेशंस थ्योरी है, जो एक्सपेक्टेशंस इमर्ज हो सकती हैं, उसमें अनसर्टनिटीज बहुत हैं। जी हाँ. और आपकी पॉलिसी अगर आइडेंटिटी को प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही है और या फिर अंडर थियराइज्ड है, तो उससे भी शायद इम्पैक्ट पड़ता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, गिनी कोएफिशिएंट्स, ये बहुत हाइपर रिडक्शनिस्ट मेट्रिक्स हैं। तो आपने जब डिस्क्रिमिनेशन की मेट्रिक्स के बारे में बताया, अपने सिस्टम में आपने डाली, तो आप किस तरह से इन जो एग्जिस्टिंग मेट्रिक्स हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन से कंपैटिबिलिटी भी, बट उससे एक्सपेंशन भी, तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को देख रहे थे? बहुत बड़ा सादगी से लाइक अ सिंपल इकोनॉमिस्ट कि डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे डिफाइन करें. क्या डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि मैं आपकी से हाथ नहीं मिलाऊं या मैं आपके साथ नहीं बैठूं. मुख्तलिफ डेफिनेशंस होंगे in the sociological behavioral angle. There will be several ways that all of us discriminate, right? कोरिलेट्स जिसे कह सकते हैं, हाँ, प्रॉक्सीज, वो जैसे वो बेचारे लड़के के साथ हुआ कि त्रिपुरा का है तो उसको चाइनीज कह के मार डाला. दैट इज वन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हम इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई देखो, डिस्क्रिमिनेशन मार्केट प्लेस पे होता है. कैसे होता है कि अगर अली जाते हैं नौकरी के लिए और श्याम सुंदर जाते हैं उसी नौकरी के लिए, तो अली को 8,000 रुपए मिलते हैं, श्याम सुंदर को 10,000. दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज मेजरेबल. बाकी चीजें तो हम मेजर नहीं कर सकते कि कोई आपको किस नजर से देख रहा है, वो कैसे मेजर करे. तो हमने ये जो डिस्क्रिमिनेशन की स्टडी की वो सिर्फ लेबर मार्केट की कि अगर एवरीथिंग बीइंग द सेम, डज योर वेज डिपेंड ऑन योर रिलीजन. If it does, then it is discrimination. And that is where we find that there is discrimination in urban India. And that's a very inefficient system that disturbs market equilibrium. And for everybody. That is why it is a serious policy issue. You cannot have unequal pay for equal work. That is against the constitution. That is why it's a serious issue. Personal feeling of discrimination or racism वगैरह वगैरह, that's a separate issue. वो आप अपने इंडिविजुअली झेलें, उसको झेलना हो तो जो नहीं पसंद करता आपको उससे ना मिले. आप वी ऑल डू दैट, वी ऑल फेस डिस्क्रिमिनेशन, वी ऑल प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन जब when discrimination becomes systemic, when it becomes part of the market, that is when it destroys the market. That is why it's an important issue. That is why one must study discrimination. That is why economists study discrimination. एक आपने जो अर्बन रूरल डिवाइड के बारे में बोला, तो ये समझा जाता है कि अर्बन सेंटर्स में रिलेटिवली हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स
रहते हैं रिलेटिवली। बहुत सारे सही आप ये बात देखेंगे, स्लम सही एरियाज भी देखेंगे, बाकी जगह भी देखेंगे, यहाँ पे हाँ उतनी ही स्टार्क इनइक्वालिटी भी है। सो अर्बन एग्लोमरेशन इज ऑल्सो ए स्टार्क मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद द मार्केट। कि या आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो जिस लेवल का पोल्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज ऑल्सो द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट स्टेट एज अ पॉलिसी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे एजुकेटेड लोग भी हैं जिनको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेके, या फिर जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मुसलमान एजुकेटेड हो जाएंगे तो शायद बदलाव आ जाएगा, या कम्युनिटीज़ जब एजुकेट हो जाएंगी, जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारी जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स वो रही है, तो ये अर्बन रूरल को जब पढ़ा जा रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो एज अ पॉलिसी थिंकर आप इसको किस तरह देखते हैं कि बियॉन्ड मार्केट्स, इन मार्केट्स ऑफ आइडियाज, के ये किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन एक तरीके का अपैरेंट इमर्ज होता है कि आप एजुकेटेड होते हैं, अर्बनाइज होते हैं, और उतना ही ज्यादा सोशल डिवाइड और ज्यादा मैन्युफैक्चर हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल साफ जाहिर है इसकी कई पहलू है। एक तो सिंपल बिल्कुल सीधा साधा इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव है, वो ये कि हमने हमारे अर्बन सेंटर्स को तबाह कर दिया। अवर सिटीज आर द वर्स्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। बेहद सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं, कूड़ा करकट हर जगह मौजूद। सो वी डोंट हैव एनी पॉलिसी फॉर अर्बन इंडिया, how cities should be maintained, how cities should be kept. And it is not market failure, it is pure government failure, it is pure state failure, क्योंकि ये जिम्मेदारी of sanitation and health and traffic is state policy, is state subject, is a state responsibility. तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने अपने सारे शहरों को तबाह, कौन रहना चाहता अब बम्बई में और दिल्ली में और हैदराबाद में, और जहाँ पे 800-900 पोल्यूशन लेवल्स हैं, जहाँ पे आपको 5 किलोमीटर के लिए 50 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है, जहाँ पे फुटपाथ नहीं होते। तो ये बात, और ये सेक्युलर प्रॉब्लम है, हर एक को इफेक्ट करता है। इसीलिए सारे जो अमीर हिंदुस्तानी हैं वो चले जा रहे हैं कहाँ, दुबई, सिंगापुर वगैरह। तो एक तो ये सीधी सीधी बात है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट, इट इज एब्जेक्ट फेलियर ऑफ द स्टेट। द सेकंड इज हमारा कि ये जो ओनर्स ऑन एजुकेशन, सी हमारे पास किस किस्म की एजुकेशन, वेरी ऑनेस्टली अगर आप देखें तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अबिस्मल। अगर आप कोई भी असर रिपोर्ट, कोई भी यूजीसी की रिपोर्ट निकाल के देखें तो हम क्या करते हैं, हम स्कूल में बच्चों का टाइम वेस्ट करते हैं। The 8th standard student does not know how to do division into numbers, cannot write a single sentence in any language. वो जो 18 से 22 साल की उम्र के बच्चे हमारे कॉलेज में आते हैं, वो क्या पढ़ते हैं जाके, क्लासें होती है क्या? सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके पास 10% प्रोफेसर है, वो जो है वो पढ़ाते नहीं है, तो हम उनका 4 साल वो भी वेस्ट कर देते हैं। तो बाय द टाइम वी प्रोड्यूस दीज ग्रेजुएट्स, दे आर कंप्लीटली अनएम्प्लॉयबल, और वो हमारे शहरों में रहते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके पास कोई कोई मानी खेज डिग्री नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो गड़बड़ करेंगे, वो तलवारें लेंगे, वो मॉब्स करेंगे, वो जत्थे निकालेंगे। तो यही होगा और यही हो रहा है। So the question is that it is not about just getting people educated and into a college. In fact, it is dangerous. Given the system, given the kind of colleges we have, it is dangerous to send people there. They are better off without going to college. क्योंकि वहाँ पे वो जाके सब गलत चीजें सीख रहे हैं। हमको चाहिए कि हम like the various from Adam Smith down to Acemoglu have argued और Mokir this year, कि लोगों में एक सेंटिमेंट, एक ट्रस्ट, एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए। दैट दोज वैल्यूज डू नॉट कम थ्रू एजुकेशन सिस्टम, दोज वैल्यूज कम थ्रू सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारी लीडरशिप हमसे ये कह रही कि इट इज ओके टू विन एट एनी कॉस्ट, इट इज ओके कि आप झूठ बोलो,
or worship the fact that anybody who is making money is successful, then the societal structure collapses, and that is what we are seeing. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। ये हमको ये तय करना है कि वी आर नॉट चेजिंग दिस simple dream of educating everybody. It doesn't take you anywhere. What do you do with a degree in India? There are no jobs. Are we making better people? Are we making जो पॉलिसी में बड़ा सवाल ये है कि आर वी मेकिंग अ गुड सोसाइटी? क्या हमारी सोसाइटी अच्छी सोसाइटी? एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। आर वी अ गुड सोसाइटी? उसका बड़ा सिंपल मेयार है। अच्छी सोसाइटी वो होती है जहां लोग रहना चाहते हैं। अच्छी सोसाइटी वो नहीं होती जहां से लोग भागना चाहते हैं। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल फाइलिंग फॉर H1B, look at the number of people filing for golden visas, and you will know why we are not a good society. बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपने कही, और आपने जो एडम स्मिथ से लेकर डैरन एसिमोग्लू का एग्जाम्पल दिया, उसमें जो एम्बेडेड अजम्पशन है इंस्टीट्यूशंस का, कि इंस्टीट्यूशंस जिस तरह के वजूद में आते हैं पॉलिसी के थ्रू, वो सोसाइटी की फैब्रिक को शेप करते हैं। क्योंकि हमें शायद नहीं समझ आता होगा कि एक अच्छा स्कूल अगर आपकी लोकेलिटी में है, या एक अच्छा अस्पताल आपकी लोकेलिटी में है, या आपके ट्रैवल डिस्टेंस के विद इन एक अच्छी इंडस्ट्रियल सेटअप है, कि आप घर में रहते हुए अपने सोशल नेटवर्क्स के विद इन जाके भी आप जॉब कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि घर बार सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये जो एम्बेडिंग्स हैं, या जो स्कैफोल्ड्स हैं, या जो स्ट्रक्चर स्टेट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो स्टेट होता है वो जब उसने एक एक मुआहिदा कर लिया, जब उसने बोला कि भाई मैं आपके बिहाफ पे एक टेरिटोरियल सॉवरेंटी क्रिएट कर रहा हूँ, और उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लेवल पे नहीं कर पाओगे। आप सिक्योरिटी नहीं ले पाओगे, आप प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे, आप बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, रोड है, आपकी किसी भी एरिया की जो डेवलपमेंट है, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना स्केलेबिलिटी, मार्केट सरप्लस, इतनी चीज़ें नहीं होंगी कि आप उसको इन्वेस्ट कर सको। उसमें जो आपके काम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उभर के सामने आती हैं, वो हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन को जब हम इस पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं कि एज अ स्ट्रक्चर, एज अ इशू वेयर द बेसिक्स has to be developed and institutionalized by the state itself, because it's a welfare state, because it's a state which recognizes the value of disparity, discrimination, कि जिसकी वजह से हम लोग हजारों साल से एक दो कम्युनिटीज को देखा, या फिर जो डिबेट्स हम लोग, ऐसा नहीं है कि अभी वो ये सारे डिबेट्स हो रहे थे, जब उस कॉन्टेक्स्ट में हम आज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हैं। आपने हेल्थ के ऊपर काम किया, तो हम हेल्थ से शुरू करेंगे। तो आपको क्या गैप्स नज़र आए कि जो हेल्थ की पॉलिसी में और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखे, जिसकी वजह से जो इवन पॉवर्टी की लाइन से ऊपर आ गए एक कई करोड़ लोग, और हमने इतनी ज़्यादा बिलियन डॉलर इकोनॉमी बना दी। ये सब कैसे खोखला हो जाता है जब आप उस लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उससे क्या वल्नरेबिलिटीज सामने उभर के आती हैं? जी, तो ये बहुत बड़ा सवाल, इसको तो मैं पूरा कोर्स पढ़ाता हूँ इस पे, लेकिन इसको अगर मैं ब्रीफली बताऊँ आपको, तो पहला क्वेश्चन हेल्थ का, कि हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? Is health the responsibility of the individual? Is it of the family, or is it of the state? We have to be very clear on this question. जब तक हम ये कहेंगे कि स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, तब तक हम ये गलती करते रहेंगे। दुनिया का सब बड़े मुल्क वो हैं जहां पे हेल्थ की जिम्मेदारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होती है। और कौन से गवर्नमेंट? तो पहली बात, वो हमने कहा कि स्टेट की हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये अपने आप देखें, लोग डॉक्टर को ढूंढे चले जाए। सेकेंडली, जो जिम्मेदारी स्टेट ने ली, वो कौन से स्टेट ने ली? किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की? दूसरी गलती हमने यहाँ की, हमने सारा हेल्थ एपरेटस सेंट्रलाइज कर लिया। एक हेल्थ मिनिस्टर बैठ के तय करता है दिल्ली में। उसको क्या मालूम कि बैंगलोर की और कर्नाटक की बीमारियां क्या हैं, और तमिलनाडु की बीमारियां क्या हैं, और राजस्थान की क्या है? दुनिया में हर जगह हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है, बल्कि म्यूनिसिपैलिटी का सब्जेक्ट होता है। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड है।
तीसरी चीज हमने ये की कि हमने हेल्थ को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा कि हम कह रहे हैं कि दुनिया के सब, और वाकई हुआ ये कि हम दुनिया के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे पास, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। ये आप तजाद देखिए, ये आयरनी देखिए कि वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज एंड द पुअरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर्स। मैं जो है देखता हूँ कि ये लोग सोमालिया से और नॉर्वे से और ऑस्ट्रेलिया से आके अपने हिप रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, और मेरी टीबी के लिए कोई है नहीं जो मुझे देख सके। तो हेल्थ में हमने ये गड़बड़ की बुनियादी तौर पर ये, एंड आई विल रिपीट, फर्स्ट जिम्मेदारी, हमने जिम्मेदारी लोगों पे डाल दी। सेकेंड, हमने जिम्मेदारी सेंटर पे ले ली। हमने जिम्मेदारी नहीं ली, हमने मिल्कियत सेंटर की कर ली, जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स की कर दी। यू नो, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गो टुगेदर। द सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल बट इज नॉट अकाउंटेबल। कोविड में ये पता चल गया साफ साफ कि हमारी वैक्सीन साल भर के बाद आई, हु वाज रिस्पॉन्सिबल? नोबडी वाज हेल्ड अकाउंटेबल। So that is the basic issue with healthcare. That A, it is centralized. B, it is been given in the hands of the private sector without a formidable option of a public sector being available. And तीसरी सबसे अहम बात ये कि हम हेल्थ पे खर्च करते ही नहीं। दुनिया के सबसे कम पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर्स इंडिया में है। हमारे पास डॉक्टर नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1 लाख लोगों के लिए एक डॉक्टर है। वो कब, WHO के नॉर्म ये कहते हैं कि 1,000 के लिए होना चाहिए। हमारे पास 1 लाख 2 लाख ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी आज तक। सो दैट इज द हेल्थ इशू। एंड वन कैन देन गो ऑन, देयर आर अदर इश्यूज, मेडिसिन एंड ड्रग्स एंड प्राइस ऑफ ड्रग्स एंड अवेलेबिलिटी एंड जो हम पास ऑफ कर देते हैं एज मेडिसिन, कि लोगों से कहते हैं जाओ भाई तुम सिद्धा और यूनानी और होम्योपैथी और आयुर्वेदा करो। हम तो जाएंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, दुनिया का जो सबसे बड़ा आयुर्वेद सेंटर है बाबा रामदेव का, वो खुद तो इलाज अपना एम्स में कराते हैं, लेकिन बाकी उनसे कहते हैं कि भाई जड़ी बूटी खाओ। सो देयर इज ऑल दैट, बट प्राइमरीली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट अकाउंटेबिलिटी। दैट इज द हेल्थ केयर इशू। आखिरी चीज कह दूं वो ये कि इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज जी, हाँ, तो क्या होता है कि गरीब जो है, अगर आप देखें गरीब इंसान, गरीब शहरी, वो पब्लिक हॉस्पिटल जाता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है। जब आप वो बंद कर देते हैं तो भीड़ तो बहुत होती है हॉस्पिटल पे, लेकिन वो गरीबों की नहीं होती, या उन गरीबों की होती जिन्होंने अपना सब बेच बाच के वो आ गए हैं आपके हॉस्पिटल। वो ठीक भी हो जाए तो मर जाएंगे क्योंकि अब उन्होंने सारी चीजें बेच दी। So therefore, it is very important that we have to keep a public sector alive for the poor. And the Muslim studies show that Muslims disproportionately prefer the public sector. मुसलमान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनिस्बत और कौमों के ज्यादा जाते हैं। जब आपने वो पब्लिक सेक्टर बंद कर दिया, या वो दवा मौजूद नहीं है, या वो डॉक्टर मौजूद नहीं है, सो द मुस्लिम हेल्थ केयर सफर्स। जो वल्नरेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि मैं तो रिलेटिवली एक प्रिविलेज्ड उससे आता हूँ, लेकिन 1-2 बार जब भी मौका लगा किसी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में जाने का, अभी मेरी ससुराल रायबरेली में है, मैं वहाँ पे था। मेरा 18 महीने का छोटा बेटा है, उसने पटाखे का मसाला खा लिया, रात का टाइम था और समझ नहीं आया इमीडिएटली कहाँ जाएँ, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग चले गए। और उसको एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बड़ा ट्रॉमेटिक था, नॉट फॉर माई सेल्फ। मैं ये सोच रहा था कि ये जो ज़्यादातर 80% 85% लोग हैं, ये किस लेवल ऑफ क्राइसिस से गुज़रते हैं। और वहाँ पे जब आप ये बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मशीन्स अवेलेबल नहीं है। वहीं पे मेरी अहलिया का एक कज़िन है, वो मेडिकल उसने अभी कंप्लीट किया, तो वो किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में यूपी में कहीं पे उनकी इंटर्नशिप चल रही है। तो वो बता रहे थे कि किस तरह से पूरे डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे मशीनरीज़ नहीं है। मशीनरीज़ हैं तो फिर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो उसको ऑपरेट करे, क्योंकि वो या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं, या फिर उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर रहे।
और उससे भी ज़्यादा जो आप ये बात बोल रहे थे कि जब कोई एक गरीब होता है जो मान लीजिए उसकी सर्वाइवल के लिए 10,000 की ज़रूरत है और इमीडिएट एक हेल्थ क्राइसिस आ जाता है, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या है कि वो किस तरह के उससे गुज़रता है? कि उसकी जो ओवरऑल जो फैमिली डायनामिक्स है, वो जो उसके कैलकुलेशंस हैं लाइफ़ को लेके, जो उसकी प्लानिंग है, बजटिंग है, वो पूरा जो पूरी फैमिली किस तरह से एक डिस्ट्रॉय होने हो जाती है? ये मेरे फाइंडिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट के फाइंडिंग्स है। जी। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 and 5 clearly show that the single largest determinant of chronic poverty in India is one episode of illness. एक बार आप बीमार हो जाए, आपका खानदान ता क़यामत गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्रीट करने के लिए आपको सारी पूंजी अपनी बेच देनी पड़ेगी। ऊपर से So उधार that's भी what लो। I'm so that's what I'm saying कि अगर मैं बीमार हो जाऊं, मेरा खानदान जो भी मेरी छोटी सी जमीन जायदाद है वो बेच के मुझे शहर ले आए, मैं अगर बच भी जाऊं तो करूंगा क्या? इनफैक्ट इट इज मच बेटर that I die in the hospital, because otherwise we live in chronic poverty for even after I die, the rest of them are dependent on me. So that is the single biggest cause. 55 million log according to NFHS 4 have fallen into chronic poverty because of one episode of illness. ये बाकी जगहों पे क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इलाज मुफ्त होता है, वहां इलाज स्टेट टेक केयर करती है। हमारे यहाँ हमको अपोलो जाना पड़ता है। तो ये सारी वी कैन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बट द बेसिक प्रॉब्लम इज that the state has abdicated its responsibility on healthcare. That is the अच्छा, core issue. जी। आप ये भी बोलते हैं, हालाँकि हम उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, लेकिन जो क्रेडिट मार्केट्स हैं, ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कि जब ओनर्स को शिफ्ट कर दिया गया इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसको बोल दिया गया कि भई आपके लिए हमने प्राइवेट अस्पताल बना दिया है, अब आपके पास अगर पैसे नहीं है, साथ में आपको फाइनेंशियल सर्विसेज़ भी दे दी। तो वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज़ की मॉडल है, मार्केट है, उसमें आप किस तरह से एक जो गरीब तबका है, वो कैसे और क्राइसिस में बढ़ता चला जाता है कि उसने पैसा ले लिया तो वो नहीं किस नहीं, तरह ऑपरेट करता उसके पास तो एक्सेस ही नहीं है टू द मार्केट। है? वो तो अपनी जमीन जायदाद बेच के या किसी किसी मनी लेंडर से उधार लेके आता है वो। उसको कौन सा बैंक पैसे देता है, उसको कौन सा फिनेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर्मल फिनेंशियल सर्विसेज। बाकी 90% तो जाके वो बेच बाच के या किसी से 100% इंटरेस्ट पे लाता है वो। तो दैट इज नो ऑप्शन एट ऑल, सवाल ही नहीं है उसको। ही कैन नॉट इमर्ज आउट ऑफ दैट पावर। दिस इज एनएफएचएस, दिस इज नॉट एनीबॉडी एल्स, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग इट दैट हेल्थ एक्सपेंडिचर इज द सिंगल लार्जेस्ट रीजन फॉर क्रॉनिक पॉवर्टी इन इंडिया। अक्सर मैं सवाल करता हूँ, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनसे। अब हम लोगों की ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अब जैसे अमर्त्य सेन और बाकी बाद में जो डिबेट हुई, आपने इशारा भी किया कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की होनी चाहिए। और वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जो भी शोबे हैं या डिपार्टमेंट्स हैं लाइफ के, जिसमें आपका इंटरेक्शन है, हेल्थ, एजुकेशन, इवन नैरेटिव, थिंक टैंक, पॉलिसीज़, आपकी स्कूलिंग, आपके खुद के अस्पताल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो इवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन, सो मेनी थिंग्स, जो भी एक ऐसा फैक्टर है किसी भी नेशनल टेरिटरी में जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको इम्पैक्ट कर सकता है, उसमें आपका क्या रोल हो सकता है और आपका क्या इंटरेक्शन हो। जब उस हवाले से हम कम्युनिटी में एक सिंगल रिपीटेड बात सुनते हैं, एटलीस्ट मैं तो सुनता हूँ कि एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी, वो तबका अगर एजुकेशन पा लिया, अगर हमने 20 साल अपने एजुकेशन में लगा दिए सिंगल हैंडेडली, सिंगल फोकस, सबको पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उनको लॉयर बनाओ, जो भी, तो हम लोगों का सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और हमारा डिप्रिवेशन और डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। तो आपने इसको बहुत सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ डिप्रिवेशन और डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू देखा कि आप एजुकेशन के बाद जब एक्सेस टू एजुकेशन की जो मार्केट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन में एनरोल कर पाना, चाहे फिर उसके बाद नौकरी में जा पाना, उसमें हम अगर शुरुआत करें कि मेरिटोक्रेसी से, ये जो मेरिटोक्रेसी को किस तरह देखा जाता है, क्योंकि इसमें अजम्पशन है कि आप पढ़ लेंगे तो मेरिटोक्रेटिक हैं तो आपको आपकी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप कैसे एजुकेशन, मेरिटोक्रेसी और रिप्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को देखते हैं?
स्पेशली मेरिटोक्रेसी एंड अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट्स, अगर हम इससे शुरू करें, फिर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे मुख्तलिफ सवालों में, लेकिन इससे कि भाई जो सोशल कैपिटल है, अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट और मेरिटोक्रेसी, इसके डिबेट को अली, पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ, लेकिन इसकी फिर गहराई में हम वी विल डू गो इनटू द नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज करेंगे, यू नो इंशाल्लाह राइट करेंगे जी, राइट क्योंकि नाउ इसकी जरूरत है। राइट नाउ आई थिंक आई हैव एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ माय स्टैमिना। तो ये जो एजुकेशन वाली बात है, ये बहुत बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ा मुश्किल सवाल है। पहले ये वाजे कर दूं कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब कोई एजुकेट हो जाता है, कॉलेज चला जाता है, तो वर्ल्ड व्यू वसी हो जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, समझ बूझ बढ़ जाती है। ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि एजुकेशन एज a vehicle for growth and development is like nothing else. There is no replacement to that. लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि अगर आप एजुकेशन का गोल लेके चले, एजुकेशन का गोल क्या होता है? इफ द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू गेट अ जॉब, then you are in the wrong field, because there are no jobs for educated people anymore. And that is the reason why a lot of people ask कि मैं क्यों पढ़ूं जाके, मैं 4 साल 6 साल कॉलेज में पढ़ के क्या करूं, उसके बाद मुझे नौकरी देंगे आप? है तो नहीं नौकरियां। This year about 90% of those who have done engineering will not get a job. 80% of those who have done MBAs will not get a job. So what is the return of investment on education? तो मैं बुनियादी सवाल ये कर रहा हूँ कि एजुकेशन का मकसद क्या होता है? इफ एजुकेशन गोल इज अ जॉब, then that is not an education. It is skilling that gets you a job. तो ये तफरका करना बहुत जरूरी है। हम एजुकेट कर देते हैं, लेकिन वो जो एजुकेटेड निकलता है उसको क्या आता है? कुछ नहीं कर सकता वो। उसमें से 2-4 टीचर बन जाएंगे, बाकी क्या करेंगे? तो एक तो ये, क्योंकि हमारा दैट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वी हैव नो मैन्युफैक्चरिंग, सो देयरफॉर वी डोंट हैव the need for people who have gone to universities and colleges. पढ़ लिख के टैक्सी चलाए, स्विगी करे, that is what we are asking people to do, कि आप इंजीनियरिंग करो, स्विगी करो भाई, या उबर करो। तो एजुकेशन का मकसद जो है वो समझना बहुत जरूरी है। Education is something that uplifts people, that makes people's character. It is not something that gets you a job. And if that is the approach, then you do not get educated. The second thing is कि education जो है वो in India is for the privileged. It is not for the poor. अगर आपको पढ़ना हो हिंदुस्तान में तो अच्छा स्कूल चाहिए, आपको उस अच्छे स्कूल के बाद प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, उस प्राइवेट ट्यूशन के बाद आपको कोई बाइजू या एलन टाइप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, उसके बाद एक पीयर ग्रुप चाहिए, उसके बाद आपको एक्सेस चाहिए उन नेटवर्क्स का जहाँ पे नौकरियां मिलती है। ये कितने लोगों के पास अवेलेबल है? उमूमन बच्चा, खुसूसन मुसलमान बच्चा, वो होता है जिसके घर में 10-12 और लोग रहते हैं, जो स्कूल को जाता है जहाँ टीचर नहीं होता है, जो जब लौट के आता है तो खाना नहीं होता है, जब बारिश होती तो छत टपकती है, किताबें अगर मार्च में एग्जाम है तो किताबें फरवरी में मिलती है। वो कहाँ से मेरिटोक्रेसी की बात करेगा? वो कहाँ से आप उसको बोलोगे कि लेजी है और पढ़ते नहीं है? हम ये बात बड़ी आसानी से कह देते, ये लड़के पढ़ते नहीं है। अरे भाई, आप अगर उस माहौल में होते, आप पढ़ लेते। आपकी पढ़ाई इसलिए हुई कि आप अच्छे स्कूल गए, आपके माँ बाप ने बहुत पैसे खर्च किए, आपको ऐसे स्कूल भेजा जहाँ अच्छे टीचर थे, आपको निवाले बना बना के अच्छा खाना खिलाया, आपको एयर कंडीशनिंग दी, आपको बस या कार में स्कूल छोड़ा, आपको कोटा या चैतन्य या नारायणा में एडमिशन दिया लाखों रुपए देके, तब आपने एग्जाम पास कर लिया। कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं? तो दैट इज द होल प्रॉब्लम विद दिस होल मेरिट डिबेट. It is a very privileged debate, and education is in India for the privileged. See, फर्क इंडिया और दूसरे मुल्क में ये है कि गरीब तो हर जगह है, लेकिन आप अमेरिका, इंग्लैंड में, इटली, स्पेन में गरीब हो तो आपका बच्चा तो अच्छे स्कूल जाता है,
आपकी लड़की को तो अच्छा हॉस्पिटल मिलता है। यहाँ पे आपका लड़का अच्छा स्कूल तभी जाएगा जब आपके पास पैसे हो। आपका लड़का अच्छे हॉस्पिटल जब जाएगा जब आपके पास पैसे हो। दैट इज द प्रॉब्लम। इट इज एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन जी दैट कैनॉट बी केप्ट फॉर द प्रिविलेज। और हम क्या करते हैं, हम जैसे लोग, क्योंकि हमने पढ़ाई पढ़ ली बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीजें मुहैया थी, तो हमको क्या, हम उठे, पढ़ लेना तो सबसे आसान चीज है ना, कोई मेहनत नहीं होती उसमें। आप ईंट उठा के जाइए 4 फ्लोर अप, देन यू विल नो व्हाट, या कारपेट बुनिए, उसको मेहनत कहते हैं। स्कूल जाना कार में 2-4 किताबें लेके, वहां जाके गेट पैम्पर्ड बाय टीचर्स, गेट गुड फूड टू ईट, वो उसमें मेहनत कौन सी है? हम ये समझते हैं कि क्योंकि हमने कोई एग्जाम पास कर लिया ये सब इनपुट्स लेके, तो हमने बड़ी मेहनत कर ली, हम तो मेरिटोरियस हैं। और इस वजह से हम ये चाहते हैं कि वो सब लोग भी मेरिटोरियस, वो हो जो हमने किया है। दैट इज अ बिग फ्लॉ इन हाउ वी व्यू एजुकेशन एंड हाउ वी फोर्स एजुकेशन डाउन एवरीबॉडीज थ्रोट, कि हर एक को कॉलेज जाना चाहिए, हर एक को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, हर एक पीएचडी करे। जैसे मैं कहता हूँ, अली यू शुड डू अ पीएचडी, क्योंकि मैंने कर ली, दैट्स ऑल। तो इसीलिए एजुकेशन का की बहस इज वेरी डिफिकल्ट। एज आई सेड, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जी लेकिन it has to be put in the context of the fact that we are a very privileged society that does not allow 50% of the population to afford good education. जब आप अगली बार कोई लड़का या लड़की को देखें जो फेल हो गया हो, तो आप ये मत देखिए कि उसको नंबर कितने आए, ये देखिए कि उसने खाना कितने दिनों से नहीं खाया, उसके पास किताबें हैं भी या नहीं है, उसके टीचर को कुछ आता है या नहीं आता। आप कोई भी स्कूल चले जाइए और किसी टीचर से पूछ लीजिए कि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है। अब जब वो टीचर को ही नहीं मालूम, तो वो स्टूडेंट को क्या समझाएगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से टुडे। हम लोगों ने दो तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं कि एक ये है कि सोसाइटी को इंडिविजुअल सेंट्रिक बना दिया जाए और उसको ये उसके सामने इस तरह का नैरेटिव एक तरीके से स्टेट ने रख दिया कि हम आपको एक्सेस दे रहे हैं, अब आप उस एक्सेस को लीजिए और उसके बाद आपको कंडीशंस ऑफ एक्सेसिंग एंड बिकमिंग समथिंग दैट यू वांट टू, जो आपकी अपनी हाईएस्ट गोल्स हैं या जो आप बन सकते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, वो आपको। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये स्ट्रक्चरल होती हैं, गिवन कि डिस्पैरिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन एक सोसाइटी में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उस पैरिटी को लाने के लिए भी, उस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए भी स्टेट का एक मिनिमम रोल होता है। मैं अमेरिका में था 40 दिन, पिछले मई में मैंने ट्रैवल किया, तो ज्यादातर सबर्ब्स में ट्रैवल किया। हर सबर्ब में जब भी सवाल पूछा, यहाँ पे एक फ्री स्कूल है जो पब्लिक स्कूल है, बहुत बेहतरीन है, और हमारी जो पूरी की पूरी, अगर हम लोग स्टेट के ऑफ कोर्स उसमें आते हैं, H1B है साथ में या फिर सिटीजनशिप है, तो आपका हेल्थ केयर वगैरह कवर्ड है, ज़्यादातर कॉस्ट आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम पूरा डिबेट देखा, तो मैं खुद, मेरा बच्चे की अगर डिलीवरी हो रही है और मैं अपने आप सिक्योर्ड जॉब में नहीं हूँ, तो मुझे भी पता है कि इवन फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वो मुझे कितना सेटबैक देता है। और दूसरे को तो आप छोड़ ही दीजिए, जिसकी कोई सोशल कैपिटल ही नहीं है कि जो उसकी शॉक को उसकी फैमिली एब्जॉर्ब कर सके या उसका सोशल ग्रुप एब्जॉर्ब कर सके, उनका तो कोई एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जब मैं एजुकेटेड हो जाता हूँ, मैं अभी अली जावेद नहीं हूँ, अंडर प्रिविलेज्ड हूँ, मैं एक नॉर्मल जिसे कह सकते हैं हिंदुस्तान का शहरी या फिर मुसलमान भी जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और पढ़ लिख के उसने एक बहुत अच्छा MA कर लिया, PhD कर ली। अब वो फॉर्मल मार्केट में जा रहा है और वो अब ये उम्मीद कर रहा है कि मैंने ये जो सब मेहनत की है, एजुकेट हुआ हूँ या स्किल को मैंने अपने डेवलप किया है, तो सूरत हाल क्या है, किस तरह से इवन आफ्टर गिविंग, आपने जो पहले भी बताया उसको ब्रीफली अगर हम सिर्फ लेबर मार्केट के पर्सपेक्टिव से उसको रिपीट या आर्टिकुलेट कर सकें, व्हेन समबडी इज नाउ एंटरिंग दैट लेबर मार्केट, व्हाट इज द रियलिटी। और दूसरा ये कि उसमें भी जो इकोनॉमिक बॉयकॉट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, उस पे अगर हम फोकस कर तो सकें। अली, पहले मैं ये बता दूं कि दिस बॉयकॉट स्टफ ना, जी ये इस पे बहुत लिटरेचर है
And very simply, I can tell you that boycotts don't work. अच्छा एवरीबडी थिंक्स कि मैंने ये कर लिया, मैंने पेप्सी पीनी बंद कर ली तो इसराइल खत्म हो गया. तो दैट इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ एसुएजिंग योरसेल्फ कि मैंने भी जंग लड़ी है. जंग जब जीतते हैं जब आप महाज पे जाके लड़ते हैं, पेप्सी पीने से या नहीं पीने से जंग नहीं लड़ते जीतते. सिमिलरली इज द डिस्क्रिमिनेशन और द इकोनॉमिक बॉयकॉट. आप दो चार गरीब मुसलमान ठेले वालों को तो बॉयकॉट कर लेंगे, लेकिन आप तेल कहाँ से खरीदेंगे? आपको यही नहीं पता कि आप जो आर्म्स खरीद रहे हैं वो सऊदी अरब से आ रहे हैं या टर्की से आ रहे हैं या रशिया से आ रहे हैं. So this boycott thing doesn't work. And we'll talk about it in greater detail later on. Later, yeah. In the job market, what is important to realize is कि job market secularly is in a bad shape in India. We've had jobless growth. There are no jobs in the country, largely because we don't have a manufacturing sector. In the service sector, jobs are limited. And with automation, AI, whatever, those jobs are going to get lesser and lesser. So, whether it is Hindu, Muslim, whoever, everybody has a problem with jobs. Look at the wage structures also. अगर आप कोई भी ये बड़ी कंपनी को देखें, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, पिछले 10 साल में एंट्री लेवल जो तनख्वाह हुआ करती थी 20,000 25,000, वो आज भी वही है 10 साल बाद. The wages haven't gone up at all. So there is a stagnation there. उसमें, well, it is a tough world, and therefore one has to be prepared to do whatever it takes to get a job. अगर स्विगी करना हो तो स्विगी करना है, यूबर चलाना है तो उबर चलाना है, नौकरी करनी है तो वो करनी है जो अवेलेबल है, जो जो मुहैया हो. So it is a tough thing. We've all gone through that phase. So everybody has to go through that stage. It is increasingly becoming more and more difficult, and this whole onslaught of technology, particularly AI, is a real problem. हम शायद उसको सॉल्व कर लें, बट राइट नाउ इट लुक्स फॉर्मिडेबल. So there is an issue. I don't think at a macro policy level, we cannot allow boycotts. Constitution does not allow it. So if somebody is making a campaign for boycott, that is illegal. But boycott तो होता है. People do choose who they want to. That discrimination is a personal issue. That doesn't matter really. In a market sense, it doesn't matter. आप मुझे बॉयकॉट कर देंगे, कोई और ले लेगा, क्योंकि I am a skilled person, and because you are boycotting me, my wages are lower, so somebody else will hire me. So that doesn't really matter. But it matters to the state when you have people making these statements. और अगर सरकारी पोजीशन से या पॉलिटिकल पोजीशन से ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं तो कंट्री की रैंकिंग गिर जाती है, कंट्री का इन्वेस्टमेंट गिर जाता है. पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन अ कंट्री जहां इरेस्पॉन्सिबली लोग ये कहें कि मैं इसको बॉयकॉट कर रहा हूँ या इसको नहीं आने दूंगा और ये गोश्त नहीं खाने दूंगा और ये कपड़े नहीं पहनने दूंगा. दैट हर्ट्स द कंट्री एज इट इज हर्टिंग अवर इमेज टुडे. इसको एंड करते हुए Yes. आपका रिकमेंडेशन क्या है कि जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, दो लेवल पे है कि एक तो कम्युनिटीज अपने आप को किस तरह सोच सकती हैं, दूसरा स्टेट पॉलिसी के लेवल पे ब्रीफली स्पीकिंग आपको क्या लगता है कि कोर्स करेक्शन की जरूरत है? I think that there is no substitute for a lot of evidence-based argument and protest. There is nothing else that needs to be done. When it was done against the farm laws had to be withdrawn. When it was done against citizenship, that had to be withdrawn. We have to constantly be able to produce evidence, argument, and a large voice base that will be able to speak the truth. And that is the only thing that works in a democratic system. हमारे मुल्क में अब भी we have a flourishing democracy, we have a constitutional protection, we have the freedom to speak against the government, against the state, against state policy. And the more we do that with evidence, the better off we are. मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि एंड में नॉलेज प्रोडक्शन, नैरेटिव Yeah. और पॉलिसी मेकिंग अल्टीमेटली हो सकता है कि अगर हम अंबेडकर को फिर से रिविजिट करें कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक ही दिन में दलित समाज को या ट्राइबल्स ने अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर लिया, लेकिन जब वो पॉलिसी के लेवल पे इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ और ओवर द टाइम उसका एम्बेडिंग हुई सोसाइटी में, तो उसके बेनिफिट्स रीप होने शुरू हुए. तो Yeah.
किसी भी डिप्राइव कम्युनिटी को, मुसलमानों को स्पेशली, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। वो कहाँ खड़ा है, क्या उसके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन, एडवोकेसी, पॉलिसी, इंटरैक्शन, सब कुछ, और लार्जर जो सेकुलर फ्रेमवर्क है उससे एंगेजमेंट, और अपने डेप्रिवेशन की राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। और इस डिस्कशन Well को said. Yeah, very well. कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जी. हर चीज इस वक्त टारगेट ही ये था कि ऊपर से आपके फ्रेमवर्क को देख लिया जाए, Yes. एक लोगों को बेसिक आर्गुमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उसके बाद हर एक आध महीने में इशू बेस We will. पे डीप डाइव, ताकि हम We उसको will. 1 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एक तरीके की लेक्चर सीरीज हो जाए, ताकि लोगों को एक बेहतर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हर इशू की डेवलप हो। बहुत शुक्रिया जरूर. डॉक्टर साहब, Thanks. आपसे हाँ. बात हुई, आपका काम पढ़ने का मौका मिला। अक्सर पॉडकास्ट्स के हवाले से मुझे ये फ़ायदा हो गया है कि मुझे जो शायद हो सकता है कि ज़िंदगी में छूट जाते काम, इस वजह से कि किसी और आपकी स्पेशलाइज़ेशन हो जाती है, आप वही पढ़ने लगते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलता है, और आप जैसे लोग जब सामने निकल कर आते हैं, देखते हैं, तो अंदाज़ा ये होता है कि काम बहुत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस ये है कि इसको समेटने की ज़रूरत है और इसको ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। कारे जहां दराज है. ठीक है. थैंक यू.